तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका मास्टर क्लासेस में बेटा। और आज का नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ज़रा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ज़रा उस क्वेश्चन का जवाब देना जो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है बेटा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, क्वेश्चन लिख लेना बेटा, पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन का जवाब देना जरा। ऑन मिक्सिंग टू लिक्विड A and B, comma, the solution formed is warm. Full stop. What type of deviation is shown? What type of deviation is shown? तो जरा इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास दो लिक्विड है बेटा A एंड B, और आपने उन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जो कि वार्म है बेटा, गर्म है। तो आपको ये बताना है ये किस टाइप का डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। तो बताओ बेटा जरा इसका आंसर जल्दी से कि किस टाइप का डेविएशन होगा। नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एनडीएस में पूछा गया था बेटा ये क्वेश्चन। नेगेटिव, बहुत बढ़िया, शाबाश, नेगेटिव, बिल्कुल सही है बेटा आंसर। सिंपल सा रीजन है बेटा, देखो ध्यान से समझ लो कि जब आपने ए और बी को मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन बना बेटा वो गर्म है बेटा। तो गर्म होने का मतलब ये है कि सीधा सीधा इसका मतलब इसमें हीट रिलीज्ड हुई, और हीट रिलीज्ड हुई तो यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको याद हो बेटा नेगेटिव डेविएशन वाले में होता है। इसलिए आपका क्वेश्चन आंसर होगा बेटा नेगेटिव डेविएशन। बहुत बढ़िया बेटा आंसर। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा, आज का नया टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना। अच्छा एक बात बताओ जरा, बोर्ड ना क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यार ना दो डिवाइस कनेक्टेड हो रखे हैं नेट से, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना मैं एक डिवाइस को फिर बंद करूँ। आ रहा है, चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है, हेडिंग डाल लेना बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, या सिंपली एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं बेटा। हेडिंग है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या सिंपली इसको एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं। तो समझिएगा क्या होते हैं ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो होता क्या है कि जब हम एक प्योर लिक्विड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो प्योर लिक्विड होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया और आपके पास यहाँ पे जो वाटर है ये 1 लीटर है मान लो। अब आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, हीट सप्लाई करी इसको बेटा, और इसके अंदर ना आपने एक थर्मामीटर डाल दिया, राइट। आपने क्या करा, वाटर लिया 1 लीटर, बीच में ब्लर हो रहा बेटा, थोड़ा थोड़ा ब्लर होगा, वो ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा होगा तो बोलना, फिर मैं वाला डिवाइस बंद कर दूंगा। तो मैंने क्या कहा कि आपने एक बीकर के अंदर वाटर लिया, मान लो 1 लीटर, अब आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो, और आप क्या नोटिस करोगे कि जब आप ये वाटर बॉईल करने लगेगा तो जो थर्मामीटर की रीडिंग है बेटा, यहाँ पे जो थर्मामीटर की रीडिंग है ये आपको बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई देगी। जब हमारा वाटर बॉईल करने लगेगा तो आप नोट करोगे बेटा जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई देगी। अब इसको आप थोड़ी देर बॉईल होने दो बेटा।
आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद वाटर इवेपोरेट कर जाएगा, बहुत दूर निकल जाएगा, सॉरी कुछ अमाउंट बाहर एटमॉस्फेयर में चले जाएगी। और मान लो कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे वाटर 900 ml हो गया। फिर से नोट करो बेटा थर्मामीटर की अभी भी अगर आप रीडिंग देखोगे तो थर्मामीटर की जो अभी भी रीडिंग है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगी बेटा। कहने का मतलब कि अगर मैं प्योर लिक्विड की बात करूं तो प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेटा कांस्टेंट होता है। मतलब कहने का मतलब पूरे बॉइलिंग फिनोमिना के दौरान इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तुम सबको भैया दिख रहे हैं? दिख रहे हैं बेटा? बेटा नहीं दिख रहे तो बता दिया करो मुझे तुरंत। अब दिखाई दे रहा हूं? अब दिख रहा है बेटा सभी को? हाँ। अब इसके अपोजिट बेटा आज थोड़ा सा ना ये दो डिवाइस कनेक्ट कर रखे तो जरा चेक कर रहा हूं कि दो डिवाइस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं एक साथ। तो अब नेक्स्ट जरा समझना, इसके अपोजिट जनरली अगर हम एक सॉल्यूशन लें, तो ये पाया जाता है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो चेंज होता है, वेरी करता है बेटा। बॉइलिंग फिनोमिना के दौरान थर्मामीटर की जो रीडिंग होगी, दोबारा बता दो अब मेरे को, बस मैं दिख रहा, दोबारा बता दो अब बेटा। आर्यन अब दिखाई दे रहा है? अमन दिखाई दे रहा है? ठीक है भैया आप कंटिन्यू करो। ठीक है बेटा गौरव एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि मैंने क्या कहा कि जब हम एक प्योर लिक्विड लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जैसे वाटर ले लिया, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट होता है। आप इसको ऐसे समझे कि जैसे आपने एक बीकर के अंदर मान लो 1 लीटर वाटर लिया और उसके अंदर थर्मामीटर डाल दिया बेटा। अब आप उसको हीट देना सप्लाई करो। हीट देना सप्लाई करोगे तो जब वाटर बॉइल करेगा बेटा तो आप थर्मामीटर की रीडिंग नोट करना 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। अब आप उसको कुछ देर और गर्म होने दो तो आप नोट करोगे कि कुछ वाटर की अमाउंट बाहर निकल जाएगी। और मान लो यहाँ पे वाटर 1 लीटर से कम होके बेटा 900 ml हो गया। आप फिर से थर्मामीटर की रीडिंग में दोबारा से ध्यान से देखो, आप पाओगे कि थर्मामीटर की रीडिंग ना बेटा अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। कहने का मतलब कि जो प्योर लिक्विड है बेटा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जनरली ये पाया जाता है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी करता है बेटा बॉइलिंग फिनोमेना के दौरान, मतलब वो चेंज होते जाता है। फॉर एग्जांपल कहना क्या चाह रहा हूं जरा इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। मान लो आपने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर आपने 1 लीटर वाटर ले लिया बेटा, ठीक है, और साथ में आपने इसमें ऐड कर दिया बेटा 50 ग्राम शुगर, ठीक है। अब आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं बेटा और आपने मान लो यहाँ पे थर्मामीटर की रीडिंग लगा ली, सॉरी यहाँ पे थर्मामीटर लगा लिया, क्लियर। 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर के अंदर आपने 50 ग्राम चीनी ऐड कर दी बेटा, साथ में एक थर्मामीटर लगा दिया और थर्मामीटर लगाने के बाद आपने इसको बेटा हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। आपने नोटिस किया कि जब ये बॉईल करना स्टार्ट हुआ तो आपने मान लो नोटिस किया कि यहाँ पे जो बॉइलिंग टेम्परेचर आ रहा है बेटा, यानी जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हो, वो मान लो 101 डिग्री सेंटीग्रेड आया। आप इसको बॉईल कर रहे हो और मान लो जो उस टाइम पे टेम्परेचर आ रहा है वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। अब आप अगर इसको थोड़ी देर गर्म करते रहोगे तो आपको पता है जो वाटर है बेटा वो वोलेटाइल नेचर का होता है, लेकिन जो चीनी है वो नॉन वोलेटाइल नेचर की होगी। तो होगा क्या कि जब आप इसको गर्म करोगे तो वाटर तो इवेपोरेट करता रहेगा, लेकिन जो इसके अंदर बेटा चीनी है वो अभी भी 50 ग्राम ही होगी। कहने का मतलब कि अब थोड़ी देर बाद मान लो हमारे पास वाटर हो गया बेटा 900 ml और इसके अंदर जो चीनी है वो 50 ग्राम है। तो अब तुम क्या नोट करोगे बेटा कि अब जैसे आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो तुम ये नोट करोगे बेटा कि जो थर्मामीटर की रीडिंग है ना बेटा, अब वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगी बेटा, वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। मतलब वेरी कर गया, इंक्रीज कर गया। वो इंक्रीज क्यों करा वो बात की बात है, बट वेरी कर गया। फिर इसको थोड़ी देर और गर्म करो,
वाटर और डिक्रीज हो गया, वाटर मान लो 800 ml हो गया, चीनी अभी भी कितनी है बेटा 50 ग्राम है। आप इसको फिर से हीट सप्लाई कर रहे हो, आप पाओगे कि थोड़ी देर बाद जो थर्मामीटर की रीडिंग है ना बेटा वो चेंज करके अब 102 से बेटा 103 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। कहने का मतलब कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो चेंज करता जाता है बॉइलिंग फिनोमिना के दौरान, और उसका मेन रीजन ये है बेटा क्योंकि सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन वो चेंज हो रहा है बेटा, और कंपोजिशन चेंज होने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो भी वेरी कर रहा है। कंपोजिशन चेंज होने का मतलब आप इसको ऐसे समझो कि पहले 1 लीटर वाटर के अंदर बेटा 50 ग्राम शुगर थी, फिर 900 ml वाटर के अंदर बेटा 50 ग्राम शुगर हो गई, फिर 800 ml के अंदर 50 ग्राम शुगर होगी। तो आप नोट करो कंपोजिशन चेंज कर रहा है, पहले 1 लीटर के अंदर 50 ग्राम, फिर 900 ml के अंदर 50 ग्राम, फिर 800 ml के अंदर 50 ग्राम। तो ये कंपोजिशन चेंज हो रहा है बेटा, और उस कंपोजिशन चेंज होने के कारण सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो भी चेंज करता जाता है। तो जनरली हमने ये देखा कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो वेरी करता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिनके लिए ये पाया जाता है कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब कि उन सॉल्यूशन की खास बात ये होती है कि बॉइलिंग फिनोमिना के दौरान उनका ना बॉइलिंग पॉइंट वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है, और ऐसे ही सॉल्यूशन को हम कहते हैं बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या फिर नाम से ही पता लग रहा है बेटा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा कि मैंने कहा कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट वेरी नहीं करता है बॉइलिंग फिनोमिना के दौरान, यानी जो बॉइल कर रहे हैं एट अ सेम टेम्परेचर, ऐसे सॉल्यूशन को ही आप कहते हो बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो जल्दी से मेरे साथ लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या क्या खास बात होती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की सबसे पहली खास बात ये होती है कि ये बॉइल होता है बेटा एट अ सेम टेम्परेचर, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है बेटा, पहली खास बात। अच्छा, सोच के बता सकते हो कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कांस्टेंट रहता होगा? जरा सोच के बता सकते हो कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में या एजियोट्रॉपिक जो सॉल्यूशन है इनमें ऐसा क्या होता होगा कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो कांस्टेंट रहता होगा? जल्दी से सोच के बताओ तो कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों सेम रहता होगा, चेंज क्यों नहीं होता होगा? कोई भी? अंशित जैन बहुत बढ़िया, रंगण बहुत बढ़िया बेटा। वेपराइज नहीं होते होंगे बेटा, वेपराइज बेटा लिक्विड का मिक्सचर होगा तो वेपराइज होगा ही होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो बेटा सुनिधि सुनना बेटा, देखो अभी आपने देखा था ना कि बॉइलिंग पॉइंट ना चेंज हो रहा था, और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होने का मैंने मेन रीजन बताया था कि वहां पे ना कंपोजिशन चेंज हो रहा था। तो आप सोच के देखो, अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ इस टाइप के सॉल्यूशन में बॉइल एट अ सेम टेम्परेचर, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका एक ही मतलब होगा बेटा कि इनका ना कंपोजिशन जो होगा वो सेम रहता होगा, कंपोजिशन रिमेन सेम। इसको देखो बेटा ऐसे समझ सकते हो कि किस तरीके से सेम रहता है, एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से सेम रहता होगा, आप इसको कुछ ऐसे समझो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है वो लिक्विड मिक्सचर होते हैं बेटा, मतलब यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों लिक्विड होंगे, ठीक है? आप इसको ऐसे समझो बेटा, देख सुनिधि ऐसे समझ सकते हैं कि कंपोजिशन कैसे सेम रहता होगा। एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जो ए और बी से फॉर्म हो रखे हैं, ठीक है? और मान ले यहाँ पे ए के 100 मॉलिक्यूल हैं और बी के मान ले 50 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अभी मैं पूछूं मिक्सचर का कंपोजिशन बताओ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं मिक्सचर का कंपोजिशन बताओ तो आप कहोगे कि मिक्सचर का जो कंपोजिशन है A/B यानी 100/50 यानी 2/1। आप कहोगे कि अभी ए और बी का जो रेशियो है मिक्सचर के अंदर या कंपोजिशन है वो 2/1 है। अब मान लो आपने इसको हीट किया
तो यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से होता है, समझने की कोशिश करना, एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मान लो यहां से ए के ऊपर वेपर में बेटा, ठीक है, ए के 10 मॉलिक्यूल्स गए, तो यहां पे बी के जा रहे होंगे बेटा 5 मॉलिक्यूल। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए के अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल वेपर में गए गर्म करने पर और बी के 5 मॉलिक्यूल गए, तो जरा सोच के देख बेटा, यहां ए के बच गए होंगे 90 मॉलिक्यूल और बी के बच गए होंगे यहां पे 45 मॉलिक्यूल। तो मैं आपसे अभी भी कंपोजिशन पूछूं तो आप कहोगे कि कंपोजिशन ए रेशियो बी हो जाएगा बेटा 90:45 यानी 2:1। मतलब कंपोजिशन अभी भी चेंज नहीं हुआ। एक आइडिया दे रहा हूं, बस कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कंपोजिशन सेम होने से क्या मतलब है कि कुछ इस तरीके से होता होगा कि ए के अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल है, बी के मान लो यहाँ 50 मॉलिक्यूल है, तो इस टाइम पे मान लो कंपोजिशन कितना है, 2:1 है। अब मान लो आपने इसको हीट किया और हीट करने पे कुछ इस तरीके से हो कि ए के 10 मॉलिक्यूल ऊपर चले गए और बी के कितने मॉलिक्यूल चले गए, 5 मॉलिक्यूल वेपर में। तो अब नोट कर बेटा, ए के बच गए होंगे यहाँ सॉल्यूशन के अंदर 90 और बी के बच गए होंगे 45। फिर से रेशियो निकाल, कितना आ रहा है बेटा, 2:1। तो कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे, जिसके कारण कंपोजिशन होता चेंज नहीं, और कंपोजिशन चेंज नहीं होगा तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये जया लस्याल इतनी लेट में आ रही है बेटा, जया वो कर दे बेटा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसकी समझना बेटा, इसकी थर्ड पॉइंट क्या खास बात होती है कि इसके केस में लिखना थर्ड पॉइंट, कंपोजिशन इन वेपर फेस या इन वेपर एंड लिक्विड मिक्सचर, composition in vapor and liquid mixture be same। इसकी तीसरी खास बात यह होती है कि यहां पे वेपर फेस और लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन होता है बेटा वो सेम होता है। जैसे इसको ऐसे समझो, अभी अभी आपने इस एग्जांपल में देखा कि यहां पे जो कंपोजिशन था बेटा वो 2:1 का था, राइट। अब वेपर में जो मॉलिक्यूल गए हैं बेटा, ये वेपर के मॉलिक्यूल हैं, तो वेपर फेस में अगर आप कंपोजिशन निकालोगे, वेपर फेस में अगर आप कंपोजिशन निकालोगे तो वो 10:5 यानी कि कितना होगा, 2:1। कहने का मतलब ये है कि इन सॉल्यूशन की खास बात ये होती है कि वेपर फेस में और लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन होता है बेटा वो हमेशा सेम रहता है। और कंपोजिशन सेम रहने के अंदर कारण, वेपर फेस और लिक्विड मिक्सचर में कंपोजिशन सेम रहने के कारण कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप लोग याद करो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था बेटा, जहां लिक्विड मिक्सचर होते थे और लिक्विड मिक्सचर को आपको सेपरेट करना होता था, तो उनको सेपरेट करने के लिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सिंपल मतलब डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते थे। तो इनकी खास बात ये होती है कि क्योंकि वेपर फेस और लिक्विड मिक्सचर में कंपोजिशन सेम रहने के कारण इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड या ऐसे कहूँ सिंपली डिस्टिलेशन मेथड से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। फिर सेपरेट कैसे करते हैं वो बात की बात है बेटा। क्या ये बात समझ में आई बेटा, जल्दी से बता दो। पूरा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या समझ में आया? कोई पॉइंट समझ में ना आया तो बोलो बेटा जल्दी से। ओके अंशित, ओके आ गया भैया, ठीक है पक्का, ठीक है बेटा। दो ही को आया समझ में, औरों को नहीं आया बेटा? फीडबैक जल्दी जल्दी दिया करो भाई, उससे मुझे भी पता लगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा इसकी एक छोटी सी और खास बात बता देता हूँ, एक छोटी सी खास बात, ये फॉर्म्ड होते हैं बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनका जो फॉर्मेशन किया जाता है बेटा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से किया जाता है बेटा।
अब सोच के देखो, हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन से अगर इनका फॉर्मेशन करा है बेटा, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते थे, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला होता था और एक नेगेटिव डेविएशन वाला होता था। तो इससे सीधा सीधा ये पता लग गया बेटा कि जो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होंगे ना, वो भी दो टाइप्स के होंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन वाले से बनेगा और एक नेगेटिव डेविएशन वाले से बनेगा। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, अब इनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं बेटा, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो हमने इसको दो टाइप्स में बांट दिया बेटा, दो कैटेगरी में आ गए, ये दो टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने कहा फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो टाइप के होंगे। तो पहला है बेटा, फर्स्ट है पॉजिटिव एज़ोट्रॉप्स, पॉजिटिव एज़ोट्रॉप्स, या इसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। जबकि दूसरी तरफ वाले हैं बेटा नेगेटिव एज़ोट्रॉप, या इसको हम बोलते हैं बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। पहला है बेटा पॉजिटिव एज़ोट्रॉप या मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, दूसरा है बेटा नेगेटिव एज़ोट्रॉप या मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो नाम से ही पता लग रहा है बेटा, पॉजिटिव एज़ोट्रॉप का सीधा सीधा मतलब है कि ये फॉर्म्ड होते होंगे बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। जबकि ये फॉर्म्ड होते होंगे बेटा बाय नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखाने से पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं और उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यह समझाऊंगा कि आखिरकार इसको मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स क्यों बोला जाता है। पॉजिटिव एज़ोट्रॉप तो समझ में आया क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन से बना, लेकिन मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स क्यों बोला जाता है उसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं बेटा, और तब सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें। ठीक है। तो पॉजिटिव एज़ोट्रॉप का हमारे पास एक एग्जाम्पल है एथेनॉल। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। इसको मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप क्यों बोलते हैं, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने एथेनॉल जो कि है बेटा 95.5% प्लस वाटर, इन दोनों का मिक्सचर लिया। वाटर है हमारे पास बेटा 4.5%। अगर मेरे पास एथेनॉल 95.5% हो और वाटर 4.5% हो बेटा, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो एक पॉजिटिव एज़ोट्रॉप मिक्सचर होता है बेटा। खास बात, एक छोटी सी बात याद रखना, इस वाले मिक्सचर का नाम होता है एक पर्टिकुलर नाम, और वो नाम है बेटा रिएक्टिफाइड स्पिरिट। पूछ लेते हैं कभी कभी कि रिएक्टिफाइड स्पिरिट किसे बोला जाता है बेटा, तो याद रखना रिएक्टिफाइड स्पिरिट हम बोलते हैं एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन होना चाहिए एथेनॉल 95.5 और वाटर होना चाहिए बेटा 4.5। अब आता हूं बेटा मैं अपने मेन पॉइंट पे, जो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इनको मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप क्यों बोला जाता है। तो समझना, अगर मैं यहाँ पे बेटा बॉइलिंग पॉइंट लिख दूं पूरे सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो वह है बेटा 351 केल्विन। पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूं 351 केल्विन। लेकिन अगर मैं कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट लिखूं तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 351.1 केल्विन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 373 केल्विन। एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं पूरे इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो 351 केल्विन होता है, लेकिन अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूं, अलग अलग बात करूं, तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.1 केल्विन और यहाँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। तो आप एक चीज, खास चीज नोट करोगे बेटा कि इसमें सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो ईच कंपोनेंट के कंपेयरिंग में कम होता है, इसलिए हम इसको मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बोलते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप की खास बात यह होती है कि इसमें इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
वो ईच कंपोनेंट के कंपेयरिंग में कम होता है बेटा, इस कारण से इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बोला जाता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर इसकी बात करूं ना बेटा, तो इसमें सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो ईच कंपोनेंट की कंपेयरिंग में बेटा ज्यादा होगा, इसलिए इनको हम बोलते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन। तो वो एग्जांपल लिखूंगा तब देख लेना बेटा, ठीक है। तो जल्दी से लिखो जरा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, एग्जांपल बाद में लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution is less than each component of each component, बस बेटा each component। एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, C2H5OH प्लस वाटर। अच्छा ध्यान रखना ये वाला कंपोजिट यही होना चाहिए 95.5%, 4.5%, तब ये रिएक्टिफाइड स्प्लिट होगा। अगर मान लो आप एग्जांपल में केवल ऐसे लिखते हो एथेनॉल प्लस वाटर, नंबर कट जाएंगे बेटा। आपको एथेनॉल लिखना है बट कितना होना चाहिए 95.5% और वाटर कितना होना चाहिए 4.5%, तभी जाके ये मिक्सचर बनेगा पॉजिटिव एज़ोट्रॉप। इस तरफ लिखो बेटा। सेकेंड पॉइंट मिटा दूं ये वाला एग्जाम्पल, लिखो बेटा जल्दी से। इसमें सेकंड पॉइंट लिख बताना जरा क्या होगा नेगेटिव एज़ोट्रॉप में। सेकंड पॉइंट क्या होगा, जल्दी से लिखो अपने आप। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। बहुत बढ़िया बेटा, सेकंड पॉइंट हो जाएगा बहुत बढ़िया। बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ सॉल्यूशन is greater than each component। एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा, तो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो एग्जाम्पल है HNO3 68%, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा, प्लस वाटर 32%। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लिख देता हूं बेटा 391 केल्विन, जबकि ईच कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका है बेटा 359 केल्विन और इसका 373 केल्विन। तो नोट करो बेटा, पूरे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ईच कंपोनेंट के कंपेयरिंग में बेटा ज़्यादा है। बहुत बढ़िया बेटा, सैफाली भावना जी सही है बेटा, रांगण बहुत बढ़िया, सभी का सही है। रश्मि कुलियाल, अच्छा रश्मि कुलियाल किसका नाम है? रश्मि ही नाम है कि कुछ और नाम तो नहीं है? क्योंकि मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। ठीक है बेटा, अच्छा सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। रश्मि कुलियाल, ओके बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। तो ये खत्म हो गया आपका एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम, जो है वो है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और हमने जो पढ़ना है बस इसी से रिलेटेड पढ़ना है बेटा, सारी बातें। अब जो हमारे जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, तब मैं समझाता हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो लिखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज are those properties of solution which depend on the number of particle of solute।
on the number of particle of solute in a solution irrespective their nature. Irrespective their nature. जरा समझते हैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं. ओहो, ओके बेटा, अब जरा ऐसा है ना, मैं मैसेज पढ़ नहीं पाऊंगा, दूसरा डिवाइस हो गया बंद. ठीक है, तो बस सुन लेना जो मैं समझा रहा हूँ, बाद में एक साथ बाद में तुम्हारे मैसेज पढ़ूंगा बेटा. ठीक है, तो सुनना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है. तो मैंने कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा जो केवल इस बात पे डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर. इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है, सॉरी सॉल्यूट का नेचर क्या है. नेचर से मतलब कि सॉल्यूट आप कौन सा यूज कर रहे हैं, इस बात पे कोई डिपेंड नहीं करेगा. बस ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने. जैसे कहना क्या चाह रहा हूं, इसको एक एग्जांपल से समझो. मान लो आपने यहां पे 1 लीटर वाटर लिया और इसके अंदर आपने 200 ग्लूकोज के पार्टिकल डिसॉल्व कर लिए. वहीं पे आपने एक और सॉल्यूशन लिया, आपने 1 लीटर वाटर लिया और इसके अंदर आपने 200 यूरिया के पार्टिकल डिसॉल्व कर दिए. अब मान लो आपने इसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू आई मान लो डेल्टा 1, और इसके लिए भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकाली, मान लो वो वैल्यू आई डेल्टा 2. तो क्योंकि इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट सेम है, यहाँ पे ग्लूकोज के 200 पार्टिकल हैं, यूरिया के 200 पार्टिकल हैं, भले दोनों के सॉल्यूट अलग अलग हैं बट नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो मैं कहूँगा कि इनके लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो बेटा सेम आएगी. लेकिन इसके अपोजिट, अगर मान लो मैंने 1 लीटर वाटर लिया और इसके अंदर मान लो 500 पार्टिकल ग्लूकोज के डाले, तो अब नोट करना बेटा, समझना जरा. फर्स्ट और थर्ड जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट सेम है बेटा, दोनों तरफ सॉल्यूट सेम है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूट नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो डिफरेंट है. तो इस केस में अगर मान लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही है ना, मान लो डेल्टा 3, तो मैं कहूंगा बेटा डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा 3 बट डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2. तो एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करें. आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, आप लोगों को याद हो ना, जहां हम सॉल्यूट की अमाउंट की बात करते थे तो हम बात करते थे कंसंट्रेशन की, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे सॉल्यूशन की, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. और इन प्रॉपर्टीज को इससे कोई मतलब नहीं होता कि सॉल्यूट का नेचर कौन सा है, या ऐसे कहूं कि आप कौन सा सॉल्यूट यूज कर रहे हो, इस पे डिपेंड नहीं करेगा. बस अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम दिख गए तो आप कहेंगे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी वो भी सेम आएगी बेटा. इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम कि ये 4 टाइप्स की होती है बेटा. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं. 4 टाइप्स. कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फर्स्ट. कुछ बोल रहे बेटा? कोई कुछ बोल रहा है? नंबर 2, अच्छा बेटा कोई प्रॉब्लम होगी ना तो अपना माइक खोल के मुझे बता देना, ठीक है. नंबर 2, क्योंकि दूसरा डिवाइस बंद हो चुका है तो मुझे पता नहीं आप लोगों को क्या मैसेज आ रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होगी तो उसे सीधा बोल देना. नंबर 2 क्या होता है यार, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड है बेटा
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ है बेटा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा। और ख़ास बात, मैं जब इनको पढ़ाऊंगा तो मैं इनको 3 स्टेप में पढ़ाऊंगा बेटा। पहला स्टेप में कि ये है क्या चीज़, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या, मतलब अगर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं तो वो है क्या, उसको समझेंगे। सेकंड चीज, मैं नहीं दिख रहा है, और किसी को नहीं दिख रहा है क्या? औरों को, सभी को नहीं दिख रहा? आप देखिए, 1 मिनट रुक जाते, कब से नहीं दिख रहा हूँ? अब दिख रहा है बोर्ड? अब दिख रहा है? मेरे ख्याल से तुम लोगों का नेट इशू है। लड़कियों को दिखाई दे रहा है भाई, लड़कों को तो नहीं दिख रहा था बल। ठीक है बेटा, दिख रहे हो बेटा? वो फिर ना तुम्हारा थोड़ा नेट इशू होगा बेटा। तो सुनना बेटा, क्या बोला मैंने? तो इन चारों को पढ़ेंगे एक एक करके। तो पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे, सब 3 स्टेप में पढ़ाऊंगा बेटा। पहला चीज कि है क्या, सेकंड चीज हम ये पढ़ेंगे कि इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्यों रखा गया बेटा, मतलब मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहे हैं। और तीसरी चीज, मैं इस पे एक फॉर्मूला निकालूंगा, और वो फॉर्मूले की खास बात ये होगी कि उससे हम कैलकुलेट करेंगे बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक्चुअल में इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो यूज किया जाता है वो सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इन चारों को हमने एक एक करके पढ़ना है और 3 स्टेप में पढ़ना है। पहला स्टेप होगा कि ये है क्या चीज, दूसरा स्टेप होगा कि इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्यों रखा है, कहने का मतलब मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहे हैं। और नंबर 3, मैं इन सब से एक फॉर्मूला, इन चारों से एक एक फॉर्मूला निकालूंगा, और उस फॉर्मूले की खास बात ये होगी कि उस फॉर्मूले से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, लेकिन इसको स्टार्ट करेंगे बेटा कल। और इसको स्टार्ट करने से पहले, कल करने से पहले मैं आपको ना एक क्वेश्चन आज करा रहा हूं, और फिर कल स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो, आंसर आप खुद लिखेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन है, व्हाई इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट is lowered on adding non-volatile solute, non-volatile solute। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आज लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला, और फिर इसके बाद बाकी कल स्टार्ट कराऊंगा बेटा जो टॉपिक है हमारे नए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास कोई सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट के अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब बेटा जो इवेपोरेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सॉलिड सॉल्यूट जैसे NaCl, शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, इस टाइप के जो सॉलिड सॉल्यूट हैं उसी को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं बेटा। तो इसको आप ऐड करने वाले हो सॉल्वेंट के अंदर, तो होगा क्या, जैसे आप इसको ऐड करोगे ना तो इनको ऐड करने पे ये पाया जाता है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है बेटा वो लो हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मान लो
कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है बेटा, ठीक है, सॉल्वेंट कह रहा हूं तो मतलब यहाँ पे लिक्विड ले रहे हैं बेटा हम, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट है बेटा। अगर मैंने लिक्विड कहा तो इसका मतलब ये वोलेटाइल नेचर का है बेटा। तो मान लो ये हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि सॉल्वेंट बेटा लिक्विड है तो मतलब वोलेटाइल नेचर का होगा। वोलेटाइल नेचर का होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये ना बेटा वेपर में जाएगा, इस तरीके से, मतलब वेपर बनाता होगा, इस तरीके से अपनी वेपर फॉर्म करता होगा। अगर ये वेपर फॉर्म करता होगा तो बेटा इसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा, राइट, जिसको अभी थोड़ी देर के लिए मान लो मैं P0 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो डिनोट करने की जरूरत नहीं है, बस अभी ये समझो कि मैंने एक बीकर में एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट बेटा लिक्विड है तो मतलब वोलेटाइल नेचर का है, वोलेटाइल नेचर का है तो मतलब वो वेपर बनाता होगा, और अगर वो वेपर बनाता होगा तो उसका कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। अब आपने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, जिसके पार्टिकल ये हैं बेटा, ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं इसके पार्टिकल, राइट। इसकी खास बात है बेटा ये वेपर में नहीं जाता, ठीक है, ये हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और अब आपने इसको इसके अंदर ऐड किया बेटा, ठीक है। अब जैसे आप इसको इसके अंदर ऐड करोगे तो ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं ये इसके अंदर अपनी जगह बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर ये इसके अंदर अपनी जगह बनाना स्टार्ट करेंगे तो मेरे कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे होंगे और उनका जगह लेना स्टार्ट कर रहे होंगे। तो होगा क्या कि जो हमारी सरफेस होगी सॉल्यूशन की, उस सरफेस पर अब यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे और हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो ये सॉल्यूट के पार्टिकल बेटा अपने लिए जगह भी बनाएंगे, अपने लिए जगह बनाएंगे तो होगा क्या कि सरफेस से कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे होंगे और खुद अपनी जगह लेना स्टार्ट कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। अब ये बन गया बेटा हमारा सॉल्यूशन। अब खास बात यह है बेटा कि ये सॉल्यूट तो इवेपोरेट करता नहीं, इवेपोरेट ओनली फॉर कौन सा करता है बेटा, सॉल्वेंट के पार्टिकल। तो अब होगा क्या कि सरफेस पे क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीज कर गए बेटा, और हम जानते हैं जो वेपराइजेशन होता है ना बेटा इज अ सरफेस फिनोमिना, वेपराइजेशन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमिना होता है बेटा। तो अगर सोच के देखो सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस से कम हो गए तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो रेट ऑफ इवेपराइजेशन होगा बेटा वो कम हो जाएगा।